हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। कल की क्लास के अंदर अपन देख रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था, जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था और 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था। उसके अलावा अपनी एनसीईआरटी के अंदर 8 चैप्टर और बच गए, जिनमें 1 नंबर के, आधे नंबर के, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। वो वाले 8 चैप्टर है, उनका अपन आज देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। अब इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का टोटल वेटेज है वो है 4 नंबर का, जिसमें 2 तो मिलेंगे अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 1 मिलेगा अपने को फिल इन द ब्लैंक्स वाला, 1 मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, 1 मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप का। मतलब 2 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले वस्तुनिष्ठ, 1 मिलेगा रिक्त स्थान, 1 मिलेगा अति लघुरात्मक और 1 मिलेगा लघुरात्मक, जो कि 1.5 नंबर का आता है। अब इसके अंदर 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो कौन से टॉपिक में से बनता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहता है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं शुक्र जनन। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इसका चार्ट बना करके देखना है। स्पर्मेटोजेनेसिस का सिर्फ चार्ट याद रखना, यदि थ्योरी पूछेगा तो भी चार्ट बना देना और अलग से चार्ट पूछे तो भी चार्ट बनाना ही है। 1.5 नंबर का ये काम है। उसके बाद में oogenesis अंड जनन, oogenesis का भी सिर्फ और सिर्फ चार्ट अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो 1.5 नंबर के लिए अलग से पूछी जा सकती है, और जैसे ही अपन स्ट्रक्चर को याद करेंगे तो उसके बाद में इसकी जो थ्योरी है वो अपने आप उस स्ट्रक्चर में से निकल के आने वाली है। और ओवेरी की स्ट्रक्चर एक तो सेपरेट तरीके से पूछी जा सकती है, दूसरा ओवेरी की स्ट्रक्चर आपको इसलिए देखनी है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं, कुछ हार्मोन्स वगैरह इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो अपन यहाँ पे कवर कर सकते हैं। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बड़ा टॉपिक बनता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, इसका जो टाइम होता है, अवधि होती है, वो कितने दिनों की होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसकी फेज कितनी होती है टोटल, उनके नाम अपने को ध्यान में रखने हैं सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद में प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता क्या है, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बन सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी ये बन सकता है। प्लेसेंटा होता क्या है, डेफिनेशन, उसके अलावा प्लेसेंटा के 1 या 2 फंक्शन और प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन। उसके बाद में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एंड हार्मोन्स। जैसे मेल की जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है, बार बार में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है। मेल की जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और अपने सेमिनल वेसाइकल्स, जिसको हम शुक्राशय बोलते हैं। फीमेल के अंदर कौन सी होती है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जिसको हम बार्थोलिन ग्रंथि बोलते हैं या बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन अपना एंड्रोजन होता है, लीडिंग सेल से ये रिलीज किया जाता है। टेस्टिस के अंदर जो लीडिंग सेल्स होती है, जिनको हम अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं, वहां से रिलीज होता है। उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन ओवेरी से रिलीज होते हैं। ओवेरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। बस इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद में एक छोटी सी 1 नंबर के लिए डेफिनेशन पूछी जा सकती है, स्टेम सेल या स्टेम कोशिकाएं, कि ऐसी सेल्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर ऐसी सेल्स होती है जो कंप्लीट ऑर्गन का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो ये अपना सिंपल सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये चैप्टर है वो टोटल है 2 नंबर का, सिर्फ और सिर्फ सबसे कम नंबर का जो वेटेज है 13 एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर, उसमें जो चैप्टर 2 नंबर का है वो कौन सा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला है, जिसके अंदर 1 क्वेश्चन तो मिलेगा अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप का, 1 क्वेश्चन मिलेगा अपने को 1.5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो कहां से बना सकता है, एक तो एम्नियोसेंटेसिस, जिसको हम बोलते हैं उल विभेदन जांच। एक बन सकता है आपका एसटीडी में से कोई भी यौन संचारित 2 रोगों के नाम या 3 रोगों के नाम पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बन सकता है। उसके बाद में वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, मतलब नलबंदी और नसबंदी। उसके बाद में इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी, अंतः गर्भाशयी युक्तियां, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहां से भी क्वेश्चन बनता है छोटा। और उसके बाद में सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट रहता है एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है अपनी जीआईएफटी और
ZIFT, इनके पूरे नाम पूछ सकता है। और इस चैप्टर के अंदर 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे हमने ये पूरा का पूरा रट्टा मार लिया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अलग तरीके से अपनी समझ के बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। जैसे कि कई बार ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते उन दंपतियों को, उन पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हो जो कि बच्चा पैदा करने में असक्षम होते हैं, तो वहाँ पे अपन वही ART का सजेशन करने वाले हैं। या फिर ऐसे कि डॉक्टर है वो वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी कर रहा है, जैसे मान लो कि वेसेक्टोमी कर रहा है तो एक साइड की जो शुक्रवाहिनी है उसको काट करके वो बांधना भूल गया है, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद में इवोल्यूशन का चैप्टर, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका टोटल वेटेज है 3 नंबर का इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, जिसमें एक तो बनेगा अपना ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक बनेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, एक बनेगा अपना 1.5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार में क्वेश्चन बना रही है बोर्ड की एग्जाम, वो वाले कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट का मैं बोलूँ तो इसके अंदर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन होते हैं, समजात और समरूप अंगों के बारे में इनकी परिभाषा प्लस इनके 2-2 3-3 एग्जाम्पल। अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिखने हो तो अपन एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल को देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल देख करके वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि होमोलोगस और एनालोगस से रिलेटेड ही होता है। अपसारी विकास और अभिसारी विकास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है और इसके बारे में याद नहीं करना है। उसके बाद में अडेप्टिव रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं अनुकूली विकिरण, डार्विन फिंच, जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है किसका, एडेप्टिव रेडिएशन का, इसकी सिर्फ डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद में हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी वेनबर्ग की साम्यता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो 4 या 5 फैक्टर दे रखे हैं, सिर्फ आपको वो याद रखने हैं। और जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन याद रखनी है। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, इसकी परिभाषा, ये कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों के नाम और उनके एक एक उदाहरण देखने हैं। और इसी के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता से आप क्या समझते हो, सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है, जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेनियल कैपेसिटी पूछी जाने वाली है। जैसे अपन ह्यूमन इवोल्यूशन की सीक्वेंस देखते हैं, रामाफिथिकस, शिवाफिथिकस, होमो इरेक्टस, होमो एबिलस, होमो निएंडरथल, डेवोनियन और होमो सेम्पियंस। इनके अंदर जो ब्रेन की कैपेसिटी है, जिसको हम CC क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं, वो कितनी होती है, सिर्फ वो डाटा आपको याद रखने इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर अपना 3 नंबर का है और ये अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आपको पढ़ना वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इनको पहले टारगेट करना है अपने को। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इस चैप्टर की खास बात ये है कि ये है छोटा, लेकिन वेटेज ये सबसे ज़्यादा दे रहा है। इस चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चन अपने से पूछे जाने हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन तो होंगे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के, एक क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान वाला, 2 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के मतलब अति लघुरात्मक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब लघुरात्मक क्वेश्चन, जो कि 1.5 नंबर का होगा। अब इसके अंदर छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट में माइक्रोब्स के नाम आपको याद रखने हैं। अब इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है। माइक्रोब्स एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पादों के अंदर सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रहता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्राइमरी को और सेकेंडरी को एक साथ में 4 से 5 लाइन अलग से बना लेना कि प्राइमरी के अंदर ये बात है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये बात होती है, एक साथ में मिला करके 5 से 6 लाइन का आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हो। उसके बाद में बायोगैस, बायोगैस का प्रोडक्शन होता किस हिसाब का है, आप सिर्फ और सिर्फ बायोगैस का डायग्राम याद कर लेना। थ्योरी पूछे तो भी 1.5 नंबर का डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम अलग से पूछे तो डायग्राम बनाना ही है। उसके बाद में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन जो होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स क्या है, प्रतिजैविक क्या होता है, सबसे पहले डिस्कवर की गई एंटीबायोटिक्स कौन सी है, किसने ये डिस्कवर की थी, कहाँ से ये की थी। जैसे कि सबसे पहले खोजी गई जो प्रतिजैविक होती है वो अपनी पेनिसिलिन होती है। इसका स्रोत या सोर्स क्या होता है, एक फंगस होती है, एक कवक होती है, पेनिसिलियम नोटेटम। उसके बाद में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया। फर्मेंटर, जिसको हम किण्वक बोलते हैं हिंदी में, BOD
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पूरा नाम, प्लस ये होती क्या है सिर्फ डेफिनेशन। उसके बाद में फ्लोक्स जिसको हम बोलते हैं उर्नक, जो कि अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं, उन प्रोडक्ट का सोर्स क्या होता है और उनका यूज क्या होता है। जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए नाम का प्रोडक्ट है, अब इसका सोर्स क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। स्टेटिन नाम का प्रोडक्ट है, इसका सोर्स क्या होता है, इनका यूज क्या होता है। अब इनमें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इनकी मैं एक सेपरेट क्लास बना दूंगा, मात्र 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, जिसमें एक टेबल बनेगी, उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होंगे उनके नाम, उनके सोर्स और उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो, और प्रोडक्ट का यूज क्या है वो। सिर्फ 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, वो अपने को सेपरेट देखनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे क्वेश्चन इसके अंदर ज्यादा बन रहे हैं। 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के, एक फिल इन द ब्लैंक्स का, और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो टेबल है, वहां से लगभग अपने क्वेश्चन बन जाएगी, 5 से 10 मिनट की क्लास होगी वो। उसके बाद में माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, ये नॉर्मली आपको देख लेना है। 5 नंबर का टॉपिक है, शॉर्ट में देखना है, बड़ा क्वेश्चन एक भी नहीं बन रहा है इस चैप्टर में से। उसके बाद में अगला चैप्टर है अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। ये टोटल कितने नंबर का है? 4 नंबर का है, और इसके अंदर एक तो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला, रिक्त स्थान वाला, और 2 आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट मैं ले रहा हूं यहाँ पे बायोरिएक्टर। अब बायोरिएक्टर का जो डायग्राम है वो 1.5 नंबर का बनने वाला है, और इसकी मैकेनिज्म पूछे तो भी हम डायग्राम बना सकते हैं, और अलग से डायग्राम आएगा तो वो 1.5 नंबर का ही आएगा। और इस बायोरिएक्टर का डायग्राम के साथ में ही इसकी मैकेनिज्म के जो क्लास है वो लेकर के मैं आऊंगा। उसके बाद में एग्रोबैक्टीरियम जीन मेडिएटेड ट्रांसफर, सिर्फ 1.5 नंबर के लिए याद रखना है। एग्रोबैक्टीरियम मतलब जीन स्थानांतरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस जीवाणु होता है, उसकी क्या भूमिका रहती है। उसके बाद में जीन ट्रांसफर के 2 मेथड दे रखे अपने, बायोलिस्टिक जिसको जीन गन मेथड बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करने का काम करता है। माइक्रो इंजेक्शन जिसको सूक्ष्म अंतःक्षेपण बोलते हैं, जो कि जंतुओं में जीन स्थानांतरण करने के लिए उपयुक्त टेक्निक होती है। उसके बाद में इनका सिर्फ और सिर्फ क्या देखना आपको, 2 या 3 से 4 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन की देखना है, इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम जिसको बोलते हैं, सीमाकारी एंजाइम बोलते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसका नाम है। ये आणविक कैंची बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर बोलते हैं, रासायनिक चाकू बोलते हैं, न्यूक्लियेज एंजाइम बोलते हैं, विदलन एंजाइम बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के अंदर आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा है, जिसका अपन आंसर करते हैं हिंड सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद में 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नोमेनक्लेचर मतलब प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण बनेगा 1.5 नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद में आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, जैसे कि हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन नाम के साइंटिस्ट ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। साल्मोनेला टाइफिमोरियम नाम के बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था पहला। उसके बाद में पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्टेप्स होते हैं वो याद रखने आपको, जैसे कि सबसे पहले डीनेचुरेशन, उसके बाद में प्राइमर एनेलिंग, और तीसरा चरण होता है एक्सटेंशन वाला। ये 3 चरणों के नाम याद रखने, और नॉर्मली इसका डायग्राम समझ लेना, थ्योरी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, इस बार इसका डायग्राम भी 1.5 नंबर का अलग से पूछा जा सकता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम, और डायग्राम के साथ में इसमें से छोटे वाले क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वो क्वेश्चन जरूर निकालने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में से। फिर पीबीआर 322 वेक्टर है, ये हालांकि 2024 के अंदर पूछ लिया गया है, तो डायग्राम तो इसका पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उस डायग्राम के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप एक बार डायग्राम बना करके चेक जरूर कर लेना, क्योंकि उनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने थ्योरी के रूप में काम में आ सकती है। उसके बाद में आइडियल वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब एक उत्तम जो वाहक होता है, पहली बात तो वाहक होता क्या है, और उत्तम वाहक की क्या लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, वो अपने को देखनी है। और सबसे लास्ट में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक डीएनए, इसके बारे में अपने को 1 नंबर की डेफिनेशन के लिए
तैयार करके जाना है। उसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है अपना बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, चैप्टर नंबर 10 है। ये भी 4 नंबर का वेटेज दे रहा है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, 2 फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे, एक आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक आएगा शॉर्ट टाइप का आंसर। मतलब एक वस्तुनिष्ठ आएगा, 2 रिक्त स्थान आएगा, एक अति लघुरात्मक आएगा और एक लघुरात्मक आएगा। मतलब इसमें बड़े से बड़ा क्वेश्चन बनता है वो एक ही बनेगा, और वो भी कितने नंबर का बन रहा है, 1.5 नंबर का बन रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं मान के चल रहा हूं ट्रांसजेनिक एनिमल, पारजीनिक जंतु। और इनमें भी क्या कि ये होते क्या है, और इनके जो जैविक उत्पाद होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे रोजी काऊ वाला है, और वो एम्पाइसेमा डिजीज के लिए जो प्रोटीन बनाई गई है वो वाले। उस हिसाब से बस 2-2 पॉइंट अपने को तैयार करने हैं। जीएमओ का पूरा नाम और जीएमओ की डेफिनेशन। उसके बाद में जीन थेरेपी की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। बायोपायरेसी की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, ये भी इस बार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया, जो कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर सुरक्षात्मक एक विधि होती है, और सूत्रकृमि से बचने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इस चैप्टर के अंदर, वो वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में बीटी टॉक्सिन होती क्या है, और कुछ जैसे क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई सेकंड एसी, ये किसको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है ना। तो वो वाली बातें आपको इस बीटी टॉक्सिन में से निकालनी है साइड में, और उनको याद करना है। उसके बाद में इंसुलिन। अब इंसुलिन के अंदर एक तो बायोटेक्नोलॉजी, एली लिली जो अमेरिका की कंपनी है, वो जो इंसुलिन बना रही है वो कैसे बना है, और पुराने टाइम में जब इंसुलिन बना रहे थे वो कैसे बनता है, ये चीज़ अपने को देख के जानी है। उसके बाद में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रवाह प्रक्रमण। मतलब बाजार में जो उत्पाद बेचते हैं उससे पहले प्रोटीन का शुद्धिकरण किया जाता है, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह प्रक्रमण बोलते हैं। सिर्फ डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये जो टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर, इस चैप्टर के अंदर इसको कोई भी ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा है। प्लांट टिश्यू कल्चर ये टॉपिक नया ऐड हुआ है, और इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बनती है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बन रही है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी बनती है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में बनती है। मतलब शॉर्ट आंसर टाइप लघुरात्मक के अंदर नहीं बनेगी, या तो 1 नंबर की बनेगी या फिर आधे नंबर की बनेगी। अब इसमें टोटीपोटेंसी, पूर्ण शक्तता क्या होती है, एक्सप्लांट कर्तोतक क्या होता है, केलस क्या होता है, माइक्रो प्रोपागेशन सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कायिक संकरण क्या होता है, इन 500 की सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन देख के जानी है, और कुछ नहीं देखना, जिससे अपना ये नया वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पादप उत्तक संवर्धन या प्लांट टिश्यू कल्चर। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 ये अपना है इकोलॉजी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, समष्टि एंड जीव, जिसमें एक क्वेश्चन तो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, 2 क्वेश्चन मिलेंगे अपने को फिल इन द ब्लैंक्स वाले, एक क्वेश्चन मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और एक मिलेगा शॉर्ट। टोटल इस चैप्टर का वेटेज है 4 नंबर का। और इस चैप्टर की खास बात यह है कि जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं पूरी एनसीईआरटी के अंदर उतने ही टॉपिक है। अब इसमें लिखे कितने हैं भाई, इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आ रहे, और टॉपिक भी मैंने 5-7 ही लिखे हैं। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि मान लो ये तो डायरेक्ट पूछा जाएगा एज पिरामिड, या जिसको हम आयु पिरामिड बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन और ये कितने टाइप के होते हैं वो वाली बात। उसके बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर एक तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन देख के जानी है, समष्टि की परिभाषा देख के जानी है अपने को, और इससे रिलेटेड 2 ग्राफ बनते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जिसको हम बोलते हैं चरघातांकी वृद्धि, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं संभार तंत्र वृद्धि। अब ये जो 2 ग्राफ बनते हैं, एक तो इनके ग्राफ आपको तैयार करने हैं, दूसरा इस ग्राफ के अंदर ये फॉर्मूला तैयार रखना है अपने को। जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, चरघातांकी वृद्धि होती है, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो कौन सा रहता है, dn/dt = rn। और लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो फॉर्मूला रहता है वो भी एक्सपोनेंशियल के सेम रहता है, dn/dt = rn, उसके बाद में k - n/k। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसका जो ग्राफ बनता है वो जे शेप्ड का बनता है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो ग्राफ बनता है वो एस शेप्ड का बनता है। इसके अलावा जो मैंने बताया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है इन ग्रोथ के अंदर। उसके बाद में स्पीसीज इंटरेक्शन होती है, और स्पीसीज इंटरेक्शन कितनी दे रखी है, एक तो म्यूटेलिज्म की दे रखी है, सहोपकारिता की, एक कॉमन सेलिज्म दे रखा है, सहभोजिता, एक पैरासिटिज्म दे रखी है जिसको हम परजीविता बोलते हैं, एक पेरिडेशन दे रखा है जिसको हम बोलते हैं परभक्षण, एक कॉम्पिटिशन दे रखा है जिसको हम बोलते हैं स्पर्धा, एक एमेंसेलिज्म बोलते दे रखी है जिसको हम बोलते हैं अंतरजातीय परजीविता।
अब इनके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज इंटरेक्शन है वो है अपनी म्यूटेलिज्म की, सहोपकारिता। इसकी डिटेल देख के जानी पड़ेगी, क्योंकि इसके एग्जाम्पल होते हैं, वो एग्जाम्पल को क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं। डायरेक्ट पूछता है कि म्यूटेलिज्म होती क्या है, सहोपकारिता क्या होती है, कोई उदाहरण दीजिए, तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं, उनमें अपन कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन एग्जाम में होता क्या है कि वो अपनी तरफ से उदाहरण में से कुछ लैंग्वेज उठा करके उसका क्वेश्चन बना देते हैं। उस टाइम पे अपने को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो आप सहोपकारिता पढ़ोगे डिटेल से, उसके बाद में दूसरा नंबर आता है कॉमनसेलिज्म का, सहभोजित्व का। तीसरा नंबर आता है पैरासिटिज्म का, जिसको परजीविता बोलते हैं। चौथे नंबर पे है अपनी पेरिडेशन, जिसको हम परभक्षण बोलते हैं। पांचवें नंबर पर अपना कंपटीशन, जिसको स्पर्धा बोलते हैं। डेफिनेशन तो याद करनी ही करनी है। इसके साथ में एक गोसे प्रिंसिपल होता है, गोसे का सिद्धांत होता है स्पर्धा से रिलेटेड, वो भी आपको नॉर्मली देखना है। और एक अपना एमेंशियलिज्म है। अब इनकी डेफिनेशन रहती है, सिंपल टाइप की डेफिनेशन रहती है, सबके अंदर प्लस माइनस 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 जीरो प्लस जीरो, ये वाला सीन रहता है। आप सिर्फ वो साइन तैयार कर लीजिए, वो मैं 1 मिनट की रील बना दूंगा, उसमें इन सारी स्पीसीज इंटरेक्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की रील के अंदर, कि किसकी डेफिनेशन क्या होनी है। 1 मिनट के अंदर आपका रिविजन हो जाएगा। उसके बाद में सबसे आखिरी चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 13, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। इसका जो टोटल वेटेज है वो 3 नंबर का है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनेगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब अति लघुरात्मक क्वेश्चन बनेगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब लघुरात्मक क्वेश्चन बनेगा 1.5 नंबर का, और टोटल हो गया ये 3 नंबर का। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है अक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन, बहिस्थानीय संरक्षण और सबस्थानीय संरक्षण। इन दोनों की डेफिनेशन प्लस दोनों के एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल एक एक दो दो नहीं, एग्जाम्पल सारे के सारे तैयार करने हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों के अंदर इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में बायोडायवर्सिटी लॉस रीजन, जैव विविधता क्षति के जो कारण होते हैं, उन पॉइंट के नाम और 1 या 2 पॉइंट को आप थोड़ा सा डिटेल से, कि 2 या 4 लाइन लिख सको, उतना देख लेना। उसके बाद में स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जातीय क्षेत्र संबंध, इसका एक ग्राफ है और एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक छोटी सी इक्वेशन होती है, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे वाले क्वेश्चनों में, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। अब 2 ही पृथ्वी सम्मेलन हो रखे हैं। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है 1992 के अंदर ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के अंदर। दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है वो अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हुआ है 2002 के अंदर, 2002 के अंदर हुआ है। वो वाली बात याद रखनी है। उसके बाद में हॉट स्पॉट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। इसी से रिलेटेड एक स्पीसीज है जिसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, इसकी डेफिनेशन। विश्व के अंदर टोटल कितने हॉट स्पॉट है, 34 मतलब 34। भारत के अंदर कितने हॉट स्पॉट है, 3। और सबसे लास्ट में छोटा क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कौन से एरिया की है और सबसे कम बायोडायवर्सिटी कौन से एरिया की है। ये इतना सा सिंपल सा रहता है अपना बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में से। तो इस हिसाब से अपन ने 13 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो अपन ने देख लिए हैं। अब इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लेक्चर मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे डील करनी है। भाई आपको लगा कि ऐसे तो कोई भी बताता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो हमें भी पता है, लेकिन इनका सॉल्यूशन कौन बताएगा, तो इनका सॉल्यूशन भी मैं ही बताने वाला हूँ। जितने भी टॉपिक लिखे हैं कुछ के 13 चैप्टर में लगभग 30 से 35 टॉपिक ऐसे हैं जो अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी पड़े हैं लगभग चैप्टर के। अब इनमें से और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिकों का वीडियो भी अभी आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। मतलब अभी फरवरी महीने के अंदर सारे वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। आप चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए। लाइक करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। कमेंट करना है तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो वाला कमेंट कीजिए कि ये वाला वीडियो चाहिए हमको, ये वाला वीडियो के ऊपर आप वो इस क्लास का वीडियो आप बनाइए, टॉपिक बता सकते हो आप, ठीक है। दोस्तों को शेयर करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्जी है जो आपको करना है। हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दे रहे हैं जितना हम दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।